Hello guys, good evening everybody. Today we are going to start our series for MPPT. MPPT मेंस एग्जाम की जो डेट है क्लियर हो चुकी है आप जानते हो, और उसके लिए एक हमने एक सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और सारे ये क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती रहेगी। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चैनल के साथ जुड़ें। ये देखिएगा जैसे IFL कोचिंग, ओके, तो ये कोचिंग का नेम है। ये कोचिंग का नेम है। टॉपिक आपको A to Z जितने भी MPPT सिलेबस में प्रेस्क्राइब हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो हम लोग MPPT के लिए आज एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और पॉइंट है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नेम, फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इसका पूरा नेम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बायोग्राफी देखेंगे, सिटी जोरी की फैक्ट्स होंगे। तो रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है वो एक क्या है? 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट। 20th सेंचुरी के ये एक अमेरिकन पोएट रहे हैं। आइए इनका बर्थ देखते हैं। तो बर्थ इनका कब हुआ है देखिएगा, जो लिखी हुई है सबसे नीचे होता है। तो उल्टा पड़ता है। स्टार्ट। तो बर्थ क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ 26 मार्च 1874। 1874 को इसका जन्म हुआ है, और इसकी डेथ हुई है 29 जनवरी 1963। प्लेस जहाँ इसका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA के अंदर इसका जन्म हुआ। फादर है इसके विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, और जो कि आगे एक प्रोफेशन से ये भी एक टीचर हुआ करते थे। ओके, मदर है इजाबेला मोडी, ये भी एक टीचर हुआ करती थी, और उसके साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थी। अच्छा, इसके बाद से देखोगे ही गॉट 4 टाइम पुलित्जर प्राइज। आइए कुछ बातें जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा क्या है पोएट है जिसको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला हुआ। तो आइए किस किस डेट में इसको पुलित्जर प्राइज मिला है हम जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको 1924, ओके, किसके मिला? फॉर हिज न्यू हैम्पशायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएट्री कलेक्शन आया न्यू हैम्पशायर के नाम से, और कब आया था? 1923। 1923 में न्यू हैम्पशायर एक पब्लिकेशन हुआ, इसका पोएट्री कलेक्शन है, और इस कलेक्शन के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर ले लो जरा, ये आए। तो न्यू हैम्पशायर के इसको क्या है आप कहेंगे 1924 में पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। सेकंड 1931 में कलेक्टेड पोइम्स, ये इसका एक पोएट्री कलेक्शन है, इसके लिए भी इसको एक पुलित्जर प्राइज मिला। 1937 को फर्दर रेंज, ओके, एक इसका पोएट्री कलेक्शन रहा है 1930 में। फर्दर रेंज के लिए भी इसको क्या मिला हुआ है? पुलित्जर प्राइज मिला, और आप विटनेस इसके लिए भी एक पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। तो आप लोग देखते हो। अब थोड़ा सा इसके अगली लाइफ देखते हैं कि इसकी एजुकेशन कैसे है। ही गॉट एजुकेशन इन, अच्छा, इसमें क्या है कुछ कॉलेजेस जहाँ से इसने एजुकेशन प्राप्त किया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड डार्टमाउथ कॉलेज। तो डार्टमाउथ कॉलेज से इसने एजुकेशन लिया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इसने एजुकेशन लिया। कुछ और की फैक्ट्स जानते हैं। हिज फादर डाइड ऑन 5 मई 1885। 1800 यानी 5 मई 1885 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर की डेथ हुई। हिज मदर डाइड ऑन, ओके, इसकी जो मां की डेथ हुई थी, तो आप समझ सकते हैं।
तो देखिए हिज फादर डाइड ऑन 5 मई 1885। ओके 5 मई 1885 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर की डेथ हुई। हिज मदर डाइड, ओके हिज मदर डाइड इन 1900। और किसके कारण डेथ हुई थी तो आप कह सकते हैं हॉकिंस, कैंसर के कारण इसकी मदर की डेथ हुई। हिज फर्स्ट वर्क, अच्छा इसका जो पहला वर्क है वो देख लेते क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहला वर्क क्या लिखा था, तो इसका फर्स्ट वर्क है देखिए माय बटरफ्लाई। माय बटरफ्लाई इस नाम से क्या था, इसका पहला जो वर्क आया था। ओके तो माय बटरफ्लाई के नाम से इसका क्या है एक ये वर्क आया। और ये वर्क क्या था अपने आप में एक इलेजी थी। ओके एन इलेजी, और कब आई थी 1894 के अंदर आई थी। सोल्ड फॉर $15 और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको $15 में बेच दिया था। जैसे इसको लगने लगा अरे भाई पढ़ने लगने से तो पैसा मिल जाता है, और इसने फिर आगे क्या किया इसी तरीके से लिखना शुरू कर दिया। और he got married, ये क्या होगा, he got married to एलिनोर वाइट। इसकी शादी, इसकी जो स्पाउस थी वो कौन है, एलिनोर वाइट। और इसकी शादी कब हुई थी तो आप कह सकते हैं 19 दिसंबर 1895। ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड। अच्छा इसने यानी क्या किया था, आफ्टर दैट ये इसकी यहाँ मैरिड हुई। अच्छा उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये इंग्लैंड भी गया था। और इंग्लैंड का गया जब लिखा ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए इन 1912। 1912 में क्या हुआ, ये इंग्लैंड चला गया। देयर ही स्टेड। अच्छा जब ये इंग्लैंड गया था तो फिर वहाँ इंग्लैंड में किस जगह पर रखा, ओके तो इसने स्टे किया था कहाँ, विकन्सफील्ड में। इंग्लैंड जाने के बाद इसने विकन्सफील्ड में क्या किया, स्टे किया, वहाँ रहा। और उसके बाद से क्या हुआ देखिएगा, हिज पोएट्री कलेक्शंस। इसका जो पहला पोएट्री कलेक्शन आया था उसके बारे में जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला कलेक्शन है अ बॉयज डे, इस नाम से इसका पहला पोएट्री कलेक्शन आया। और ये पोएट्री कलेक्शन देखो कब आया था, तो अ बॉयज डे के नाम से आया 1913 में। ओके 1913 में इसका पहला पोएट्री कलेक्शन आया। तो आप ध्यान रखिए इन पोएट्री कलेक्शन से आपको क्वेश्चन डेफिनेट किए जा सकते हैं कि ये कलेक्शन कब आया, किस ईयर में ये कलेक्शन आया था या किसका लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये कब आया है 1913 में। एक चीज और बता दें, बॉयज विल इसका जो टाइटल है, टाइटल हैज बीन टेकन, टाइटल हैज बीन टेकन कहां से लिया गया टाइटल, H.W. लॉन्गफेलो, एक अमेरिकन राइटर है H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो एक, तो क्या है इसका जो टाइटल है वो कहां से लिया गया है, टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम W.H. लॉन्गफेलो, एक अमेरिकन राइटर है। और इनकी एक पोइम थी जिसका नाम है लॉस्ट यूथ। ओके लॉस्ट यूथ। तो ध्यान रखेंगे टाइटल आपको पूछा जा सकता है कि आप वॉइस बिल टाइटल जो है ना वो कहां से लिया गया है, तो आप जवाब दे सकते हैं ये टाइटल कहां से लिया गया है, W.H. लॉन्गफेलो एक अमेरिकन पोएट है, उनकी एक पोएम है लॉस्ट यूथ के नाम से, और उनसे ये टाइटल दिया हुआ है। सेकंड है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन ये कब आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आया था 1914 में। ओके और इसका एक सब टाइटल भी है, और सब टाइटल क्या है, अ बुक ऑफ पीपल। ओके और इस कलेक्शन में कितनी पोएम आई थी, 17 पोएम इस कलेक्शन में आई थी। थर्ड कलेक्शन आप देख सकते हो, जैसे देखो मैंने कुछ मुख्य जो कलेक्शन है वही लिए हुए हैं, कलेक्शन तो उसके और भी हैं। माउंटेन इंटरवल इस नाम से एक कलेक्शन है, कब आया था 1916 के अंदर आया है। न्यू हैम्पशायर कब आया था 1913 के अंदर। ओके और ये बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखते आगे, व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। अच्छा तब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो शुरू हुआ तो ही रिटर्न टू यूएसए इन 1950। जैसा अभी हमने पिछले लाइन में पढ़ा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका का एक अमेरिकन राइटर है, लेकिन कहाँ चला गया था 1912 के अंदर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में जाने के बाद से क्या हुआ,
जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ 1914 के अंदर, तो फिर ये लौट करके वापस आ गया कहाँ, अमेरिका में। और कब आया था? 1950। देखिए आपको डेट याद रखनी होगी, ठीक है। हिज वाइफ डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसे इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी वो भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और एक्चुअली हुआ क्या था, हार्ट फेल, उसका जो हार्ट था वो फेल हो गया था ऑन जुलाई 22 1961। 1961 को 22 यानी कि 22 जुलाई और 1961 में क्या हुआ, देखिए ये पॉइंट यही तक है, इससे आगे यहाँ देखो तो क्या लिखा है, ऑन जुलाई 22 1961 बिकॉज became सेकंड से फर्स्ट ये थोड़ा सा टाइप है, क्या हुआ यहाँ पर became, तो क्या हुआ था, ओके, ऑन जुलाई 22 1961, ओके, ये स्टॉप नहीं है, आगे देखोगे बीकेम पर्टलॉइड, ये क्या था, पर्टलॉइड बना था। और यूएसए के अंदर एक वर्मोंट नाम की जगह थी, वर्मोंट, इस जगह पर ये पर्टलॉइड मिल गया है, ओके। ही डाइड इन बॉस्टन, अच्छा इसकी जो डेथ है वो कहाँ पर हुई थी, बॉस्टन के अंदर, बॉस्टन एक प्लेस है अमेरिका के अंदर। डेथ कब हुई है, 29 जनवरी 1963 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ। आइए कुछ की फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम पॉइंट्स, एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ बातें, कुछ लाइनें अपनी पोएट्री के अंदर कही हुई हैं, आइए हम जानते हैं क्या कहा है उसने। आई माइट बी कॉल्ड सिनेरिस्ट, ओके, फॉर आई प्रेफर सिनेरिस्ट, क्या कहा, मैं एक, मुझे सिनेरिस्ट कहा जा सकता है। देखो सिनेरिस्ट क्या है, सिनेरिस्ट फॉर आई प्रेफर सिनेरिस्ट। तो सिनेरिस्ट कौन होता है, जो व्यक्ति क्या करता है, सिनेरिस्ट, जो सिनेरिस्ट, ये वर्ड लिखा है, ये क्या है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच। और एक ऐसा राइटर जो इस फिगर ऑफ स्पीच को ज़्यादा यूज करता हो उसे आप क्या बोल सकते हैं, सिनेरिस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने खुद के लिए कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा सिनेरिस्ट का यूज करता हूँ और मुझे सिनेरिस्ट कहा जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसने खुद ही बात करी। अच्छा उसने एक पोइम के बारे में क्या कहा था, देखो पोइम के बारे में कहा था कि a poem begins in delight and ends in wisdom। एक कोई भी पोइम जो है आनंद के साथ शुरू होती है और हमें कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता दे करके जाती है। क्या लिखा उसने, टू बी अ पोएट इज अ कंडीशनल नॉट ए प्रोफेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना था कि टू बी अ पोएट इज अ कंडीशन, ये एक कंडीशनल है, अगर कोई पोएट बन जाए तो बन जाए, लेकिन ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर अर्थ, ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत ही मशहूर लाइन है, मुझे लगता है कि आपको उसको अवश्य याद रखना चाहिए। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ओके, ये पूछी जाती है, ये इसकी बहुत ही फेमस लाइन है। आगे देखते हैं क्या है, एपिटाफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक एपिटाफ भी लिखा हुआ है, एक एपिटाफ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। और एपिटाफ क्या कहता है, जरा थोड़ा सा इस बात को जानने का प्रयास करिए। आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। और ये बात किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एपिटाफ में की। आप एपिटाफ जानते हैं, ये जो कवर पर लिखे हुए शब्द होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द वर्ड्स इन स्क्रिप्ट ऑन ग्रेव्स, वर्ड्स इन स्क्रिप्ट ऑन ग्रेव्स, जो कवर पर लिखे हुए शब्द होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कवर पर क्या लिखा हुआ है आप जान सकते हैं, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। उसके बाद से इसको दफन कहाँ किया गया था, देखो वलीद का हुआ था, द ओल्ड बेनिंगटन सीमेट्री। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहाँ दफन किया गया, ओके, बेनिंगटन सीमेट्री के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दफन किया। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में एक पोइम डिस्क्राइब है, आइए उस पोइम के बारे में जानते हैं। फायर एंड आइस। ओके, फायर एंड आइस इस नाम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोइम लिखी हुई है और ये पोइम कब आई है तो आपको बता देता हूँ। जो लिखा हुआ है पब्लिश्ड इन 1923 इन द कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन रहा जो कब आया था 1923 में आया और ये कलेक्शन ये पोइम जो है इसी कलेक्शन के अंदर आई थी। इट इज अ पोइम ऑफ 9 लाइन्स। इस पोइम के अंदर टोटल लाइन कितनी है? 9। ओके, 9 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी डी। ओके, ये इस पोइम की राइमिंग स्कीम है और ये याद रखेंगे आप लोग। फायर एंड आइस ये पोइम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है, इसलिए आपको इसकी राइमिंग स्कीम और भी जो कि फैक्ट्स में बताऊंगा वो आपको पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फायर। फायर क्या है? सिंबल ऑफ डिजायर एंड एंगर। ओके, तो फायर जहां तक शब्द लिखा हुआ है, फायर का मतलब आप किससे निकालेंगे? डिजायर से, एंगर से, तुम चाहो तो लस्ट से भी इसका अर्थ जोड़ सकते हो। ठीक है, डिजायर, एंगर और लस्ट ये किसका मतलब है? किसका? फायर। दूसरा एक वर्ड इसमें यूज हो रहा है, देखो आइस। आइस का क्या मतलब है? यहाँ पर आइस सिंबल है किसका? हैट्रेड का। ओके, आइस सिंबल है किसका? हैट्रेड का। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, जो पोइम है फायर एंड आइस उसको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे और कुछ जो इसके फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उनको थोड़ा सा आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। आपको बता दूं कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ी सी एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस दुनिया का अंत तो होना है और अगर इस दुनिया का अंत हुआ तो किस प्रकार से होगा। अच्छा, इस पोइम को लिखने की जो इंस्पायरेशन है ये कहाँ से आई थी तो आप देख सकते हैं। एक पोइम रही है इसकी डांते। डांते एक पोइट रहा है, आपने नाम सुना होगा। डांते की एक पोइम है इन्फर्नो और ये इन्फर्नो कब आई थी तो आप बोल सकते हैं 1320-21। तो इस पोइम से ही क्या किया है? इंस्पायर होकर के और इस टाइटल को, इस लाइनों को इससे ही प्रेरित होकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है दांते में इन्फर्नो। अच्छा, इन्फर्नो का मतलब ही क्या होता है? नर्क, जहाँ पर आग होती है। ओके, आग का वर्णन किया उसने, तो आग होती है। तो दांते इस इन्फर्नो से इंस्पायर होकर के और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम को लिखा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्या मानना है कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से होगा। अच्छा, फायर का क्या मतलब बताया था कि हमने? फायर क्या है? फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर। फायर किसका सिंबल है? डिजायर। किसका सिंबल है? एंगर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि संसार का अंत जो है ना वो किससे होगा? वो फायर से होगा। ओके, यानी कि एंगर से हो जाएगा, इच्छाओं से हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड। अच्छा, यहाँ डिजायर का क्या सेंस निकालते हैं आप? अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर्स। आप जानते हैं कि मानव की जो इच्छाएं हैं ना उनका कोई अंत नहीं है, अनियंत्रित इच्छाएं हमारी चलती आ रही हैं। हम एक चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी चीज़ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के कारण क्या होगा कि एक दिन हम लोग इस संसार को खत्म कर देंगे। सम से नाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संसार का अंत जो है ना किसके कारण होगा? आइस। और आइस इज द सिंबल ऑफ हैट्रेड। आइस किसका सिंबल है? हैट्रेड का, घृणा, नफरत का। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि दो चीजें इस संसार को नष्ट कर सकती हैं और वो चीज क्या है? एक तो है क्रोध। क्रोध से इस दुनिया का अंत हो सकता है। अनकंट्रोल्ड जो हमारी डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं ये एक दिन इस संसार को नष्ट कर देंगी। और दूसरा क्या है? आइस का मतलब है यहाँ पर घृणा। ओके, हीट। ठीक है, तो हीट जो है ना वो भी क्या कर देगी? इस संसार को नष्ट कर सकती है। आगे लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का क्या मतलब है यहाँ पर? तो आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर। ओके, ह्यूमन डिजायर, अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि मैंने इस संसार में लोगों की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना उनको देख लिया, उनको चख लिया मैंने। ओके, उनके बारे में जान लिया मैंने। तो मुझे लग रहा है कि अब इसी के कारण क्या हो जाएगा? इस संसार का अंत होगा। आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। और क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। मेरा ये मानना है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत किससे होगा?
फायर से हुआ, क्रोध से हुआ। ओके, क्रोध से जो अंत होगा, मैं भी उन लोगों के साथ, मैं भी उन्हीं को फेवर करता हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि अपनी इच्छा बताने, अपनी चॉइस बताने का अगर मुझसे पूछा जाए कि संसार का अंत कैसे होगा, तो फिर मैं भी यही कहूँगा कि फायर से होगा। ठीक है, आइस को मैं नहीं चुनूंगा, पहले मैं किसको फेवर करता हूँ, फायर। ओके, तो फ्रॉस्ट का नाम है कि फायर जो है ना, ये पहले दुनिया का अंत होगा। जैसे ऐसा क्यों मानते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि आइस से पहले जो फायर है ना, फायर इज मोर पावरफुल, फायर इज मोर पावरफुल, ओके, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ओके, सूनर देन आइस। तो इस आइस से पहले जो फायर है ना, वो इस संसार का क्या कर देगी, अंत कर देगी, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। आगे कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर क्या है, अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना, अगर इस संसार दो बार खत्म होना हो, तो मेरा मानना है कि इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं किसी चीज का खत्म होना, या आप कह सकते हैं क्या, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ओके, और ट्वाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब हुआ टू टाइम्स। ओके, टू टाइम्स। तो इस दुनिया को अगर दो बार खत्म होना हो, ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना क्या है, इफ इट, ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को, अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना है, तो फिर क्या है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, ओके, एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ओके, क्या कहते हैं जी, तो आई थिंक मेरा मानना होगा, अगर इस संसार को दो बार खत्म होना है, तो फिर मेरा मानना है, आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, एनफ ऑफ इट, इसके लिए तो फिर जो घृणा है ना, इंसान के अंदर जो घृणा भरी हुई है, वही पर्याप्त है, वही इंसान का, इस संसार का विनाश कर देगी। टू से दैट, अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, इस काम के लिए, यानी कि संसार के नष्ट होने के लिए आइस जो है ना, वो भी पर्याप्त है, यानी कि जो आइस है, जो बर्फ है, वो भी क्या कर सकती है, वो भी इस संसार को नष्ट कर सकती है, इसके लिए ये भी पर्याप्त है। और इसका क्या मतलब है, हैच। ओके, और हालांकि आप देख सकते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक मीनिंग है। ओके, सिंबॉलिक मीनिंग है, इसके अपने आप में दो अर्थ हो सकते हैं। आइस को आप रियल में आइस से भी पूछ सकते हैं, जैसा आप जानते हैं कि काफी कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई है। ओके, अगर वो बर्फ धीरे धीरे क्या होगा, अगर पिघलेगी तो समुद्रों का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और वो लेवल बढ़ेगा तो पानी जो है ना, हर जगह जगह पर पानी होगा और दुनिया का अंत होगा। तो इस प्रकार से यानी क्या है, ये आइस को डबल मीनिंग में थोड़ा सा बात करते हैं। एंड बर्ड एंड गुड सफाइस, तो क्या बोलते देखिएगा, डिस्ट्रक्शन न्यू आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो इस काम के लिए क्या होगा, जो आइस है ना, वो भी पर्याप्त होगा। ओके, सफाइस का मतलब क्या होता है, तो सफाइस का मतलब है, इस सफाइस का मतलब क्या है, सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। ओके, एनालिटिकल से, तो सफाइस का मतलब क्या है, पर्याप्त। अच्छा, यहाँ जो वर्ड आ रहे हैं, जो मैंने आपको वर्ड बताए, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जानते जाएंगे। ओके, क्योंकि ये शब्द भी आप पूछे जा सकते हैं। ये आपकी पोइम है, और अगर आप इस पोइम का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस पोइम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम आपको वो एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।